हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज टू एक्वस सॉल्यूशंस ए एंड बी हैव द पीएच वैल्यू ऑफ 5 एंड 13। देन आपको पता करना है, चार ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। सॉल्यूशन ए इज HCl एंड बी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, दूसरा है सॉल्यूशन ए इज इथेनॉइक एसिड एंड बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इज ए इज नाइट्रिक एसिड एंड बी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ए डी ऑप्शन दिया हुआ है ए इज इथेनॉइक एसिड एंड बी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं HCl का, ठीक है, HCl की बात करें तो ये क्या होता है, आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो पीएच वैल्यू रेंज रहता है वो आपके पास में 0 से लेके 3 या फिर 4 के आसपास में होना चाहिए। बट पीएच वैल्यू कितना है, 5 है आपके पास में। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या हो गया आपके पास में, गलत हो गया। ठीक है, देखते हैं सेकंड वाले को। सॉल्यूशन ए इज इथेनॉइक एसिड एंड बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग बात करते हैं इथेनॉइक एसिड की, तो इथेनॉइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं आपके पास में, तो ये इसका वैल्यू एक्चुअली होता कितना है आपके पास में, इसका तो 3.1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर वैल्यू देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपके पास में 10.09। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास में, गलत हो गया। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। ए इज नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी जो पीएच वैल्यू रेंज होनी चाहिए वो 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितना है आपके पास में, 5 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी भी आपके पास में क्या गलत हो गया। बचा आपके पास में ऑप्शन डी। आप सारे गलत तो नहीं हो सकते, एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा आपके पास में। तो ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि ये इथेनॉइक एसिड होगा। बिल्कुल सही है, जो इथेनॉइक एसिड का पीएच वैल्यू होता है वो 5.01 के समथिंग होता है। और यहाँ पे बी क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है आपके पास में, 13 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको 4 टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं और 4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन को क्या कर रखा है, आपने फिलअप कर रखा है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है बेटा आपके पास में, फर्स्ट, दूसरा टेस्ट ट्यूब, इधर है थर्ड टेस्ट ट्यूब, इधर है आपके पास में फोर्थ टेस्ट ट्यूब, थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। तो पहले टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है आपके पास में, CH3COOS, मतलब इथेनॉइक एसिड का है, इसमें फिलअप है। दूसरे में भरा हुआ आपके पास में क्या, वाटर। थर्ड में भरा हुआ आपके पास में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फोर्थ में भरा हुआ है आपके पास में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। तो आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। 4 ऑप्शन में यही पूछ रहा है आप लोगों से कि किसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, इथेनॉइक एसिड की अभी हमने डिस्कस किया था, कितना होता है इसका, 5 का अप्रोक्सी होता है, तो इसका 5 हो गया। वाटर का हमें पता है कितना होता है आपके पास में, 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो 7 ही हो गया आपके पास में। HCl का हमें पता है कितना होता है, 3.01 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात किया जाए, NaCO3 जिसमें क्या है, कार्बोनेट है, दैट मींस ये क्या होगा आपके पास में, सॉल्ट होगा। तो इसका जो आपके पास में वैल्यू होता है वो पीएच वैल्यू है आपके पास में क्या, 8.3। कितना होगा आपके पास में, 8.3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी आपके पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, इसकी शॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल दिया हुआ है
The table shows the electronic configuration of 4 elements. The table shows the electronic structure of 4 elements. 4 एलिमेंट हैं, इधर है एलिमेंट, इधर है उनका क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स हैं P, Q, R, S और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ इसका क्या 2,6, दूसरा दिया है 2,8,1, थर्ड दिया है आपको क्या 2,8,7 और फोर्थ दिया है आपको 2,8,8। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें, इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आपसे, फर्स्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एन एलिमेंट। कार्बन के साथ में इनमें से कौन सा आपके पास में एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करेगा, आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है किस तरीके से बनता है, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं ना आपके पास में, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता था आपके पास में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होती है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेयरिंग बारे में बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे, तो देखिए पता करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि P जो एलिमेंट है उसमें अगर हम लोग उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2,8, 2,6 किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, है ना, 8 एटॉमिक नंबर। 2,8,1 दैट मीन्स ये किसका हो गया, सोडियम का हो गया आपके पास में। 2,8,7 दैट मीन्स 17 किसका होता है, Cl2 क्लोरीन का हो गया आपके पास में। 2,8,8 ये किसका हो गया आपके पास में, आर्गन का हो गया। तो कार्बन के साथ में क्या होगा, शेयरिंग होगा, दैट मीन्स आपके पास में P जिसके पास में वैकेंट सेल है, अपने पास में वैकेंट स्पेस है ये, और आपके पास में कौन, क्लोरीन, ये दोनों क्या सोडियम बनाएगा नहीं भाई, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल है, ये नहीं बना सकता। आर्गन के पास में ऑलरेडी क्या है, इसके पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी नहीं बनाएगा आपके पास में। तो P और R 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कार्बन के साथ में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। कि कार्बन जो है, जो P एंड R के साथ में रिएक्ट हो रहा है, ये थाउजेंड्स नंबर में, जो मिलियंस नंबर में क्या कर सकता है, कंपाउंड्स को बना सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है आपके पास में, वो तो है आपके पास में क्या, टेट्रावैलेंसी, है ना। कार्बन की क्या होती है आपके पास में, टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ये क्या कर सकता है, ढेर सारे कंपाउंड के साथ में कनेक्ट हो सकता है। दूसरा होता है इसका रीजन कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर का मतलब क्या हुआ, द एलिजिबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू फॉर्म, टू कंबाइन विद डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कैटिनेशन पावर में क्या होता है कि कार्बन की कैटिनेशन पावर होने की वजह से डिफरेंट कंपाउंड के साथ में क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज के क्वेश्चन का कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 156। अ कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको कितना, 351 केल्विन।
कितना दिया बेटा 351 केल्विन। सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट है नॉट मेल्टिंग पॉइंट, ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो दिया हुआ है 156 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका C2H6O है, इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड ए है ये क्या करता है C2H6O, इस कंपाउंड के साथ में क्या करता है डिसॉल्व होने की क्या रखता है, सॉल्युबल होने की कंडीशन रखता है। तो वो पूछ रहा है कि ए कंपाउंड क्या होगा। ए कंपाउंड की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स अगर आपने देखा था तो मीथेन आपके जो एल्केन्स वाले होते थे उनमें जो आपके पास में हायर एलिमेंट्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है जब तक ब्रांचिंग नहीं हो रही है। तो ये लोअर में हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट 156 के आसपास है, दैट मीन्स लोअर सीरीज का ही होगा आपके पास में। 2 कार्बन है, अगर इसी को क्या किया जाता है अरेंज किया जाएगा तो अरेंज करने पे आपके पास में क्या बन जाएगा C2H5OH, जो कि क्या होगा आपके पास में इथेनॉल। C2H5OH क्या हो गया आपके पास में इथेनॉल। अब इसका क्या बनवा रहा है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए 2 कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन और इधर क्या रहेगा आपके पास में हाइड्रोजन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 6। इधर है हाइड्रोजन, इधर भी क्या होगा इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इधर भी क्या होगा आपके पास में हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इधर भी क्या होगा आपके पास में हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इधर भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इधर भी क्या अटैच्ड होगा बेटा आपके पास में हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। हाइड्रोजन को क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या होगा इसके ऑक्टेट ये पूरा हो गया, इधर हाइड्रोजन का भी इधर शेयरिंग के थ्रू ये पूरा हो गया है ना, इस वाले हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी, और यहाँ से देखा गया तो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया आपके पास में बैलेंस हो गया। इस कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये क्या करेगा एक बार इस पूरे कंपाउंड को कंबाइन कर लेगा, ठीक है। और जब इसने क्या कर लिया इसको कंबाइन कर लिया तो इस कार्बन के पास में भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा आपके पास में इन दोनों के साथ में कंबाइन होकर एक पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन के पास में कितना होना चाहिए बेटा, ऑक्सीजन के पास में भी 8 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये किस तरीके से बनाएगा इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया आपके पास में इथेनॉल का। इसी में उसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट में पूछा गया है राइट डाउन द 2 होमोलोगस पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड के 2 होमोलोगस पार्ट लिखने हैं आपको। तो आपको पता ही है होमोलोगस अगर कंपाउंड लिखेंगे इसका तो कोई भी होमोलोगस कंपाउंड क्या होता है जो कि डिफर होगा कितने ग्रुप से CH2 ग्रुप से, है ना। तो वो उसका क्या हो जाएगा होमोलोगस हो जाएगा। आपके पास में क्या है इथेनॉल C2H5OH। अगर इसके 2 लिखने हैं तो 2 में लिख सकता हूँ भाई, एक कार्बन बढ़ाना है मुझे, 2 की जगह क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया। 2 हाइड्रोजन बढ़ानी है मुझे, 5 की जगह मैंने क्या कर दिया 7 कर दिया। तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉल हो गया आपके पास में। एक और लिखना है आपको तो इसमें फिर क्या करूंगा, फिर से मैं क्या कर दूंगा एक कार्बन बढ़ाऊंगा, 3 की जगह कितने कार्बन हो जाएंगे 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन मुझे फिर से 2 ऐड करना है इसमें, 7 की जगह कितना हो जाएगा आपके पास में 9 हो गया। इधर क्या हो गया आपके पास में OH। तो इसके 2 होमोलोगस कंपाउंड्स क्या हो गए, एक हो गया प्रोपेनॉल और दूसरा कौन सा हो गया बेटा आपके पास में ब्यूटेनॉल। ठीक, नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए हमारा काम तो बस इतना ही है कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराना है। बाकी अब वो पीक टाइम चल रहा है आपके पास में जिसमें क्या करना है आपको घर पे जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करना है। विदाउट सेल्फ स्टडी कुछ नहीं हो सकता है बेटा। ऐसा मेरे पास भी कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं घोल के पिला दूँ आपको जिसके आपके पूरे मार्क्स आ जाए। बट हाँ इतना ज़रूर है अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो
तो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको क्या मिले, आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है अपने आप के लिए, और मेहनत करके क्या करना है, अपने आप को बेटर प्रूव करना है। साथ में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, शेयर भी करना है, साथ में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और आपके पास में सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है, तो उस बेल आइकन को भी क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे कि जब हम भी नई वीडियोस क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद में वो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके, जिससे कि आप उस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सको, न्यू वीडियो को वॉच कर सको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है बेटा, व्हाइल स्टडीइंग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन a student really measures the temperature of the reaction and also finds its nature using blue and red litmus paper। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जब हो रही थी तो आप में से एक स्टूडेंट था, उसने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, अभी हम लोगों को बताना है क्या ऑब्जर्व किया उसने। पहला तो उसका क्वेश्चन ये है कि क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड के लिए उसने ब्लू या फिर रेड लिटमस पेपर की हेल्प से जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में कंपाउंड बना उसका नेचर बताया। तो वो आपसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि उसने क्या कंक्लूड किया, उसके बाद द्वारा क्या कंफ्यूजन था कि कंपाउंड किस टाइप का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर आपके पास में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। जैसे इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस मैं आपके सामने लिखे देता हूं। ऑप्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, पहला ऑप्शन है इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड आपके पास में जो मिक्सचर मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, एसिडिक मिक्सचर, एसिडिक मिक्सचर। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बट जो मिक्सचर है आपके पास में वो कैसा है, एसिडिक है। इसी तरीके से सी ऑप्शन है आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड जो मिक्सचर है वो कैसा है आपके पास में, बेसिक है। और ऑप्शन डी दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड जो मिक्सचर है वो कैसा है आपके पास में, बेसिक मिक्सचर है। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आप लोग जानते हो कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली, कि कोई भी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है बेटा, उसमें जब ईस्टर को, ध्यान से देना इस चीज को, ईस्टर को हम लोग क्या करते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, ईस्टर है आपके पास में कोई भी, ईस्टर को जब हम कोई भी बेस ले सकते हो आप लोग, जैसे आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों में से कोई सा भी आप क्या कर सकते हो, बेस ले सकते हो। ईस्टर को जब बेस के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो आपके पास में दो कंपाउंड मिलते हैं। पहला मिलता है आपको क्या, एल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा क्या, एल्कोहल। और दूसरा कंपाउंड जो मिलता है वो मिलता है आपको सोप, साबुन। क्या मिलता है आपको, सोप मिलता है। तो देखिए आपसे पूछा गया, तो जब भी ईस्टर का बेस के साथ में करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज नहीं होती, वो होती है कंज्यूम, क्योंकि ईस्टर को बेस के साथ में रिएक्शन कराने पे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हम लोग को। तो क्या होता है, रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि कैसी रिएक्शन होगी आपके पास में, एंडोथर्मिक, क्योंकि ईस्टर को रिएक्शन करने में किसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्शन करने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो देखिए जिसमें एक्सोथर्मिक वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत हो गया आपके पास में, जैसे ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने पता कि वहां से एंडोथर्मिक होता है, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब बचा आपके पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी।
इसमें भी एंडोथर्मिक, इसमें भी एंडोथर्मिक, बट ये कह रहा है कि एसिडिक है बेटा। सोप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। साबुन एसिडिक होता है क्या? साबुन तो बेसिक होता है ना आपके पास में, तो बेसिक होने की वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस रिएक्शंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेता है कि राइट डाउन द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्केलेटन रिएक्शन लिख देनी है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक मेटल X है जो कंबाइन हो रहा है नॉन मेटल Y के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेटल combined with non-metal Y, एक नॉन मेटल Y के साथ में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है बाई ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बाई ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके X जो है क्या हो रहा है, Y के साथ में कंबाइन हो रहा है, टू फॉर्म कंपाउंड जेड, टू फॉर्म कंपाउंड जेड। और क्या बना रहा है, कंपाउंड जेड बना रहा है। आपसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। इसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट the type of bond in compound Z, पहला क्वेश्चन। बी क्वेश्चन, इसका बी पार्ट पूछा गया है आपसे, स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन कंपाउंड Z, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Z। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, ये पूछा गया है। सी में आपसे पूछा गया बेटा इसके बारे में, विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल, विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। क्या ये कंपाउंड कैरोसिन और पेट्रोल में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। और इसका जो डी पार्ट पूछ गया, विल दिस कंपाउंड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्वेश्चन एक ही बेटा, बट पार्ट कितने हैं इसके, 4। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एक मेटल है, तो देखिए एक मेटल हो गया ए, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ए क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, ये मेटल एक्स कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, बाई के साथ में, और बना रहा है कंपाउंड कौन सा, जेड। एक्स है मेटल, ठीक है, बाई है नॉन मेटल, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, मेटल के पास में पॉजिटिव, इसके पास में कैसा, नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। जेड जो है वो कैसा कंपाउंड है आपके पास में, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन द कंपाउंड, तो कैसा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ऑप्शन पहला क्या, इसका आंसर क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होने के बाद बेटा ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा आपके पास में, हाई होगा। तीसरा पूछेगा, विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल, नो। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व ही नहीं होते, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं बट इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा, नो। आंसर क्या लिख देंगे इसको, नो। विल, ऑप्शन डी इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, विल दिस कंपाउंड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिसिटी के केस में। अगर सॉलिड स्टेट की बात किया जाए, सॉलिड स्टेट की बात करें तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि रीजन आपको पता ही है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर लिख देना है बिकॉज इन सॉलिड आयनिक कंपाउंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। उसका रीजन है एक्वस स्टेट में आने के बाद में इसके पास में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो रीजन पूछ लेता तो बता देना है कि एक्वस स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है बेटा, अ ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म ऑन द कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन ए बाथरूम। मतलब अ ग्रीन लेयर is formed on copper plate when exposed to air for a week in bathroom। मतलब बाथरूम में क्या किया जाता है, कॉपर की प्लेट को जब क्या कर दिया जाता है बेटा, खुला छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में, तो क्या होता है, उसके पास में ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा हम लोग घर पे जिसको बोलते हैं कि जो एल्गीज वगैरह उस पर क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है। बट एक्चुअली वो एल्गीज वगैरह नहीं है, आपके पास में कुछ और ही चीज़ है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, तो आप बता दीजिए कि तो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होगा। आपसे पूछा जाए कि वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या होगा, ग्रीन कलर सब्सटेंस क्या होगा, ग्रीन कलर सब्सटेंस पूछा जा रहा है, उसका नेम क्या होगा। तो देखिए मेटल कौन सा है, कॉपर, मतलब Cu। किसमें छोड़ रहे हो आप, एयर में। एयर में छोड़ने का मतलब क्या हुआ, वहां पर CO2 गैस भी होगा आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, साथ में एयर है, बाथरूम में है, दैट मीन्स मॉइस्चर भी होगा, तो मतलब क्या हो गया आपके पास में H2O। अब H2O होने के बाद से बेटा जब भी क्या करते हैं हम लोग, इसको रिएक्शन होगा इसमें, तो ये क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और बनाएगा क्या आपके पास में CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सिंपल कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे बोल सकते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो उस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कलर का आपको लेयर बन जाती है, वो किसकी वजह से बन जाती है, कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास में। क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन।
एन एलिमेंट एक्स डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। एक एलिमेंट है एक्स जो क्या करता है, आयरन को सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। उसके बाद में ये क्या कह रहा है, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन if the element X is treated with the aqueous solution of copper sulfate, if X is treated with aqueous solution of copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate, CuSO4, ZnSO4 and AgNO3 का होल ट्राइस, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट based on the observation arrange X, Zn, Cu in the increasing order of the reactivity। मतलब आपको X को, Cu को, Zn को, Ag को और साथ में किसको, X, Zn, Cu, Ag इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी में क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए एलिमेंट X आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन आयरन। X लिया मैंने यहां पर, जिसकी रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है बेटा, आयरन से। किससे ज्यादा है, आयरन से ज्यादा है। अब उसके साथ में ये क्या कह रहा है, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ X इज treated with aqueous solution of CuSO4, ZnSO4, AgNO3। तो आपको पता ही है कॉपर, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास में, कम होती है। हमने रिएक्टिविटी में पढ़ा था कि काना का माली, कुछ इस तरीके से हमने जो पढ़ा था, तो उसमें Ag क्या कहता, आगे और नीचे आता था। तो सबसे कम किसका होगा आपके पास में रिएक्टिविटी ऑर्डर, Ag का, कुछ आगे और, जिसके बाद में कौन आ जाएगा आपके पास में, Cu, और Cu से ज्यादा क्या बचा आपके पास में, Zn, जरा फीके से पकाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, Fe से ज्यादा किसकी हो जाएगी, Zn की, और Zn से ज्यादा किसकी जाएगी, क्योंकि जब ये X Fe को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, तो वो Zn को भी क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, X। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा Ag, Cu, Fe, Zn एंड X। या फिर एक और हो सकता है आपके पास में, जिनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर X को ले आते हैं और इधर किसको ले आते हैं आपके पास में, Zn को। दोनों ही हो सकता है आपके पास में, Ag, Cu, Fe, Zn, और सबसे ज्यादा किसका होगा, X का होगा। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्वस में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी सही है आपके पास में और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ में। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जिन क्वेश्चंस को दिया जाता है और पूछा जाता है कि रीजन्स क्या है। जैसे ये पूछा गया कि ग्रीन कलर की लेयर बनाई थी, तो ग्रीन कलर की लेयर क्यों बनी, ठीक है ना। तब तक के लिए बी सेफ एंड ऑलवेज बी ट्राई टू न्यू activities and creativities. Thank you.